हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में आपने देखा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको आपने स्टडी किया जिसमें आपने ये लर्न किया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा होती है। सो अगर अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा तो अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बढ़ाने की कोशिश करता है। ये भी कुछ रिएक्शंस देखी जो इससे जस्टिफाइड है। बेसिकली ये ग्राफ अपने लिए इंपॉर्टेंट था। फिर उसी को आपने लर्न किया न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को बेस्ड ऑन दी प्रोटॉन्स नंबर एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियाई, और उसका एक्सप्लेनेशन न्यूक्लियर फोर्स से आया जिसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ थी वो आपने पढ़ी। उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और नया पॉइंट है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होगा वो अपने को समझेंगे कि अगर कोई न्यूक्लियस अपने पास है या कोई आइटम अपने पास है जो कि स्टेबल नहीं है तो अनस्टेबल है। अगर वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है तो वो क्या करेगा, अगर मैं क्रूड फॉर्म में लिखूं तो ऐसा लिख सकते हैं कि अनस्टेबल न्यूक्लियस अगर अपने पास है तो वो स्टेबल न्यूक्लियस पे जाना चाहेगा। इट विल ट्राई टू फॉर्म स्टेबल न्यूक्लियस बाय इमिटिंग अल्फा बीटा और गामा रेज और पार्टिकल्स। तो ये अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को रिलीज करेगा। अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को रिलीज करने के बाद वो स्टेबल बन जाएगा। सो ये जो प्रोसेस होती है अनस्टेबल न्यूक्लियस का कन्वर्जन स्टेबल न्यूक्लियस में बाय इमिटिंग अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि दैट इज रेडियो एक्टिविटी। सो रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रोसेस बाय विच अनस्टेबल न्यूक्लियाई गेट्स स्टेबल न्यूक्लियाई आफ्टर इमिटिंग अल्फा बीटा पार्टिकल्स और गामा एनर्जी। एंड द सब्सटेंस जो ऐसा करता है उसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। और ये जो इमिशन होता है ये स्पॉन्टेनियस होता है, इमीडिएट होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशंस की वजह से ऐसा होता है। और ये अल्फा बीटा गामा क्या है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। तो अल्फा को हम बेसिकली पढ़ते हैं, अल्फा पार्टिकल है। सो अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, यानी ये डबली चार्ज्ड हीलियम पार्टिकल होगा। तो जो हीलियम एटम है उससे अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप बाहर निकाल लो, जो बचेगा उसको हम अल्फा पार्टिकल कहेंगे। तो अगर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को कभी आपको निकालना पड़े तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल का मतलब हुआ मास ऑफ हीलियम एटम। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी मास ऑफ हीलियम एटम माइनस मास ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स उनको निकाल दीजिए, उसके बाद जो बचेगा दैट विल बिकम द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज बेसिकली रफली टू द मास ऑफ 4 प्रोटॉन्स, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स होते हैं 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और दोनों का मास रफली सेम होता है। कभी चार्ज के बारे में बात करेगा तो हम चार्ज बोलेंगे चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू ट्वाइस ई। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और 2e के बराबर चार्ज होता है। तो ये अल्फा पार्टिकल है। व्हाट इज बीटा पार्टिकल? बीटा पार्टिकल के बारे में ऐसा बोल सकते हैं कि ये 2 तरह से होता है, एक बीटा प्लस होता है, एक बीटा माइनस होता है। सो अगर अपने को बीटा माइनस बताना है, बीटा माइनस, तो बीटा माइनस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम बीटा माइनस कहते हैं। सो दे आर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज आप जानते हो, सो वही रहेगा। दूसरा होता है बीटा प्लस। बीटा प्लस इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इज बेसिकली एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो मास ऑफ ई के बराबर होता है, और चार्ज जो होता है इसके चार्ज को हम लिखते हैं वो माइनस ई के बराबर होता है। इस पर जो मास आएगा पॉजिट्रॉन का वो मास इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है, लेकिन चार्ज जो होगा उसका वो प्लस ई होता है। सो द चार्ज इज प्लस ई एंड मास इज इक्वल टू द सेम। सो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दे आर द same on the mass but they are opposite on the charge। और positron को हम बोलते हैं they are anti-particle, और we can write it at this point, positron is anti-particle of electron। तो एक कॉन्सेप्ट ये पॉइंट भी होता है कि जितने भी अपने पास पार्टिकल्स होते हैं ना, उन पार्टिकल्स के करस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल भी होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल हुआ पॉजिट्रॉन, उसी तरह से न्यूट्रॉन का भी एंटी पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का भी एंटी पार्टिकल होता है एंटी प्रोटॉन, और
जिस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के एटम बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, एटम बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मैटर बनाते हैं, तो ये सब पार्टिकल्स मिलकर के मैटर बनाते हैं। उसी तरह से एंटी पार्टिकल्स मिलकर के एंटी मैटर बनाते हैं। और एंटी पार्टिकल का जो एंटी मैटर होता है वो पार्टिकल के मैटर का मिरर इमेज होता है, एग्जैक्टली सिमिलर होता है। और जनरली पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में डिफरेंस क्या होता है? सब कुछ आइडेंटिकल होता है, चार्जेस का डिफरेंस होता है, और कुछ ऐसे पार्टिकल जिनके पास चार्ज नहीं होता है तो उनके स्पिन्स का डिफरेंस होता है। और उसके बेसिस पर वो दोनों अलग अलग वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। इट इज़ बिलीव दैट जस्ट लाइक वी हैव दिस पार्टिकल वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और मैटर से बना हुआ वर्ल्ड है, एग्जैक्टली सिमिलर एंटी मैटर वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखते हो जो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, एग्जैक्टली सेम टाइप की ऑब्जेक्ट एंटी मैटर से मिलकर के बनी होगी। और मैटर और एंटी मैटर या पार्टिकल एंटी पार्टिकल हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगर दोनों को एक साथ असेंबल कर दिया जाए तो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे और अपने पास क्या बचेगा? एनर्जी बचेगा। तो जब कभी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल को हमको आइडेंटिफाई करना होता है, सो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल एक साथ मिलते हैं, कोलाइड करते हैं, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो कभी आपको अपने को अगर ऐसा बोला जाए व्हाट हैपन्स फॉर दिस रिएक्शन, सो एक इलेक्ट्रॉन अगर एक पॉजिट्रॉन से मिलता है, पॉजिट्रॉन को हम इस तरह से लिख सकते हैं ई प्लस, और इसको हम बीटा प्लस भी लिखते हैं। तो अगर हम बीटा के टर्म में लिखना चाहें, सो रिएक्शन विल बी दैट बीटा माइनस पार्टिकल और बीटा प्लस पार्टिकल मिलकर के आप पाओगे कि क्या बनाएंगे? एनर्जी बनाएंगे। सो मैट पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दे कैन गेट एनिहिलेटेड और डिस्ट्रॉय ईच अदर कंप्लीटली एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और ये रिएक्शन बोथ वेज होती है कि अगर एनर्जी को हम चाहें तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिलकर के एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे आप समझ सकते हो कि हाउ दिस यूनिवर्स हैज इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ यूनिवर्स का, कि जैसे बिग बैंग थ्योरी और एनीथिंग वी टॉक अबाउट, उस पर क्या था? एनर्जी था। उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बने और पॉजिट्रॉन बने। सिमिलरली उस एनर्जी से न्यूट्रॉन्स बना, एंटी न्यूट्रॉन बना, प्रोटॉन बना, एंटी प्रोटॉन बना। फिर ये जो मैटर वाले पार्टिकल हैं वो एक तरफ हो गए, एंटी मैटर एक तरफ हो गए, और मैटर मिलकर के फिर न्यूक्लियस और एटम एंड देन मॉलिक्यूल्स, देन ऑब्जेक्ट्स बनना स्टार्ट हुआ। सिमिलरली एक दूसरा डार्क वर्ल्ड स्टार्ट हुआ जिसमें एंटी मैटर स्टार्ट हुआ, और वो एक एंटी मैटर से बना हुआ एक दूसरा वर्ल्ड हो गया। तो इस तरह से ये एक्सपेंशन होता चला गया है, राइट। इसकी और भी स्टोरीज है, वो आप कभी बाद में पढ़ेंगे। पॉइंट है इसकी, एंटी पार्टिकल और पार्टिकल पेयर होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को मिलकर के कंज्यूम कर ले जाते हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, आगे आप देखोगे इसका भी यूज़ भी आएगा। न्यूट्रिनो हम पढ़ते हैं, तो न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो दे आर आल्सो पेयर, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल पेयर। न्यूट्रिनो को हम ऐसे न्यू से लिखते हैं, एंड एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो को हम न्यू बार से लिखते हैं। सो दे आर आल्सो पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर, पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर। एंटी पार्टिकल पेयर। ये जो न्यूट्रिनो है ये कौन से पार्टिकल्स होते हैं? ये बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और ये स्पेस से एटमॉस्फेयर में आते हैं। न्यूट्रिनो के बारे में बताया जाता है दैट दे आर ऑलमोस्ट मासलेस, दे आर चार्जलेस, and they are found in plenty on this atmosphere. It is said that almost millions of neutrinos are colliding with your body at any given instant of time. But इनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। क्या पता है? दे आर मासलेस। मासलेस पहले बोला जाता था, कपल ऑफ ईयर बैक एक नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इस पर, जिसमें जापानी साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि उनके पास मास होता है बट बहुत कम होता है। तो ऑलमोस्ट मासलेस आप कह सकते हो, और नेग्लिजिबल मास। सो ऑलमोस्ट मासलेस होते हैं, एंड दे आर चार्जलेस एज वेल। चार्जलेस पार्टिकल्स होते हैं। उसका जो एंटी पार्टिकल होता है वो एंटी न्यूट्रिनो होता है, और इनकी और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अपने लिए अभी केवल ये दो प्रॉपर्टीज़ याद रखना कि चार्ज इनका ज़ीरो होता है, मास ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है,
और इनकी स्पिन्स होती हैं। तो सिंस इनमें चार्ज जीरो है तो फिर कौन सा पार्टिकल कैसे एंटी पार्टिकल होगा, तो उनके जो पार्टिकल एंटी पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए हम बोलेंगे उनकी इस डिफरेंस जो था वो स्पिन्स में होता है। डिफरेंस इज इन देयर स्पिन्स। सो कोई आपसे पूछ सकता है कि हाउ वी डिसाइड कि कौन सा कैसे एंटी पेयर बनाया गया, तो उनकी स्पिन्स अलग अलग होती हैं। तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो एक साथ मिलकर के फिर से एनर्जी क्रिएट कर देगा और ये एनर्जी से बन भी सकते हैं। फाइन। इसके बाद थर्ड जो था वो गामा रेज था। गामा बेसिकली एनर्जी होती है, क्योंकि हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में उसका गामा रेज आता है, इसलिए वो गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सो अब हम समझते हैं कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल कैसे रिलीज होते हैं। सो अल्फा डिके की इक्वेशन आपको लिखनी होगी। तो सपोज के लिए अपने पास एक न्यूक्लियस है एक्स, कोई जेड और ए से लिखा गया है, और ये अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल फील कर रहा है यानी इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, तो अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बढ़ाना चाहेगा। अगर ये अल्फा पार्टिकल को डिके करके बढ़ती है तो ज़रूर आगे जाएगा। तो लेट से एक अल्फा पार्टिकल गया तो फिर ये डॉटर एलिमेंट वाई पे चला जाएगा। जब अल्फा पार्टिकल जाता है तो जेड में 2 की कमी आती है और ए में 4 का रिडक्शन होता है। सो जेड -2 बन जाएगा, यानी ये 2 से कम हो गया, ये 4 से कम हो गया अगर एक अल्फा पार्टिकल गया। क्योंकि आप जानते हो कि ये इक्वेशन से इनको बैलेंस होना चाहिए, तो 2He4 निकलने वाला था, इसको अब मैच कराएंगे तो मैच कर जाएगा। प्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी क्यों निकलती है? इसलिए निकलती है क्योंकि ये स्टेबल है। तो अगर ये स्टेबिलिटी की तरफ गया है तो वो फेवरेबल रिएक्शन है और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। और इसको हम कई बार क्यू से लिखते हैं, तो ये हम उसको बोलते हैं क्यू वैल्यू कैलकुलेट करना। सो इस क्यू वैल्यू आपसे पूछेगा कई बार कि बताइए क्यू वैल्यू कितनी आ रही है, तो इस क्यू वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सो इस क्यू वैल्यू के लिए इसको हम बोलते हैं क्यू वैल्यू, और क्यू वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू अगेन ये इसका टोटल एनर्जी और इसका टोटल एनर्जी को हम लोग यूज़ करेंगे। तो अपने को मास ऑफ रिएक्टेंट्स निकालना होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट्स, कोई भी इक्वेशन हो कैसे निकालते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स। सो ये बेसिकली डेल्टा एम का काम करेगा, कितना मास चेंज हुआ है। जितना भी मास चेंज हुआ उसको c² से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो ये क्यू वैल्यू अपने को निकल करके आ जाएगी। नाउ इसके बाद अपने को क्या करना है, ये जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है, ये मास ऑफ प्रोडक्ट है, उसको हम AMU के टर्म में निकालेंगे। फिर वो 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकल के आ जाएगी। तो ये अल्फा डिके के लिए एक इक्वेशन बन जाती है। इसके बाद बीटा डिके की बात करते हैं। बीटा डिके कैसे डिफाइन किया जाता है और इक्वेशन क्या जाती है। तो एज वी डिस्कस किए 2 तरह का होगा। तो पहले बीटा माइनस डिके की बात कर लेंगे। बीटा माइनस डिके का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन्स का निकलना। तो सपोज कर लीजिए कोई अपने पास न्यूक्लियस है ZAX नाम से, और ये अगर अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी इसको इलेक्ट्रॉन निकालने से मिलती है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो ये Y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Y में Z की वैल्यू एक 1 से बढ़ जाएगी, A की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो रोल होता है वो बेसिकली प्रोटॉन के अगेंस्ट होगा। तो एक माइनस यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। इस तरह से हम लिख सकते हैं +Q, दैट मीन्स यहाँ पर भी हीट निकलने वाली है। इसकी भी Q वैल्यू हम इसी तरह से निकाल सकते हैं जैसे ऊपर आपने फार्मूला बनाया गया। तो वहाँ से एनर्जी या हीट के फॉर्म में Q निकलता है। सो दिस इज हाउ दिस विल बी नोन एज बीटा पार्टिकल, बीटा माइनस पार्टिकल। और हम बोलेंगे ये बीटा डिके है क्योंकि इसने एक बीटा को स्पॉन्टेनियसली निकाला है, और Y एक डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हुआ है और डॉटर एटम में कन्वर्ट हुआ है, न्यूक्लियर में कन्वर्ट हुआ है। इस पर क्या होता है कि प्रोटॉन की पॉपुलेशन एक बढ़ जाती है। तो न्यूक्लियर में कैसे रिएक्शन चल रही होती है, अगर वो आपको समझना है तो आप बोलोगे एक प्रोटॉन की वैल्यू बढ़ गई है, और एक प्रोटॉन की वैल्यू बढ़ गई है और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में कोई चेंज नहीं है। तो ऐसा कैसे फिजिबल हुआ होगा? तो उसके लिए क्या होता है कि इस न्यूक्लियाई में आप देखोगे कि एक न्यूट्रॉन होगा। ये जो न्यूट्रॉन है अपने आप को चेंज करेगा प्रोटॉन पे। तो अगर न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन पे चेंज किया तो एक इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो इसलिए निकल रहा है, इसके बाद में आप पाओगे कि हीट निकलती है, Q वैल्यू।
तो न्यूट्रॉन अपने आप को प्रोटॉन में चेंज किया, सो इसलिए प्रोटॉन की एक वैल्यू बढ़ गई। तो जितने पहले प्रोटॉन्स थे वो तो रहे, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो गया, इसलिए वो Z की वैल्यू Z+1 हो गई। अच्छा, एक न्यूक्लियन एक दूसरे न्यूक्लियन में कन्वर्ट हुआ है, तो न्यूक्लियंस की पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए A इंटैक्ट रहता है और प्रोटॉन की पॉपुलेशन बढ़ जाती है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में चार्ज बैलेंस होना चाहिए, तो इसके पास प्लस ही चार्ज होता है, इसके पास माइनस ही चार्ज होता है, दोनों मिलाकर के जीरो चार्ज बनाएंगे। यहाँ पर Q का मतलब हीट है, सो चार्ज बैलेंस होता है। और साथ ही साथ किसी भी रिएक्शन के लिए और भी बैलेंस के लॉ होते हैं, जैसे कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होना चाहिए, और ये चार्ज कंजर्वेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जब इस रिएक्शन को देखोगे तो ये कंजर्व नहीं होती है। चार्ज तो कंजर्वेशन दिख रहा है, लेकिन लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है। उसको कंजर्व कराने के लिए एक और पार्टिकल रिलीज होता है, बेसिकली उसको हम एंटी पार्टिकल कहेंगे, एंटी न्यूट्रिनो। सो जब कभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब कभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आप ऐसे याद रख सकते हो, तो एक एंटी पार्टिकल, ये एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है। तो अपने को याद रखना है कि इस रिएक्शन के साथ साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि यहाँ पर खाली देगा, बोलेगा फिल इन द ब्लैंक। तो जब कभी इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन के साथ में एंटी न्यूट्रिनो का आना कंपल्सरी है। दिस इज बिकॉज, और आपसे पूछ सकता है ऐसा क्यों, आप बोलोगे कि दिस इज नीडेड फॉर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और यू कैन से मोमेंटम कंजर्वेशन लीनियर एज वेल एज एंगुलर। ओके, तो जिस तरह से ये बीटा माइनस डिके था, इसी का सिमिलर टाइप का पार्ट है बीटा प्लस डिके। तो उसकी इक्वेशन, कई बार आपको इक्वेशन देगा और आपसे पूछेगा कि आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा डिके प्रोसेस चल रहा है, तो हम बता सकते हैं, इसलिए ये सारी इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे कि लेट से अपने पास ये न्यूक्लियस है और इसको डिके करने से अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है बीटा प्लस को निकलने के बाद, तो आप पाओगे कि इसके Z में एक ही कमी आ जाएगी और A में कोई चेंज नहीं आएगा, और ये एक पॉजिट्रॉन देगा। इसको पॉजिट्रॉन को हम ऐसा लिखेंगे, प्लस Q वैल्यू देगा। जिस तरह से यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, तो आप पाओगे कि यहाँ पर न्यूट्रिनो निकलता है, प्लस Q। सो यू विल फाइंड कि जब पॉजिट्रॉन आएगा तो एक न्यूट्रिनो भी आता है, न्यूट्रिनो। तो ये अपने को याद रखना है। अच्छा, रिएक्शंस क्या चल रही होगी, किस तरह से कुछ हुआ होगा, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर Z की वैल्यू एक कम हुई है, इसका मतलब एक प्रोटॉन था, उस प्रोटॉन ने क्या किया कि अपने आप को कन्वर्ट किया न्यूट्रॉन में, और साथ ही साथ एक पॉजिट्रॉन को रिलीज कर दिया। तो यहाँ पर प्लस ही चार्ज होगा, यहाँ पर भी प्लस ही चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिट्रॉन का प्लस ही चार्ज होता है, चार्ज कंजर्वेशन आ गया। और बाकी मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए न्यूट्रिनो को रिलीज करेगा, और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हीट को रिलीज करेगा। तो ये हीट जो आ रहा है वो बिकॉज ऑफ एनर्जी आ रहा है, ये एनर्जी कंजर्वेशन को सपोर्ट करने के लिए है, और ये मोमेंटम कंजर्वेशन को सपोर्ट करने के लिए है, और ये चार्ज कंजर्वेशन को सपोर्ट करने के लिए है। तो सारे कंजर्वेशन लॉज यहाँ पर वैलिड हो जाते हैं। तो ये बीटा प्लस डिके की इक्वेशन है इंटरनली, और ये इक्वेशन है जो न्यूक्लियस पे चल रही होती है। ओके, और गामा डिके क्या होता है, गामा डिके में आप पाओगे कि केवल एनर्जी चेंज होती है। तो पहले अल्फा बीटा डिके हो जाएगा, इसके बाद वो क्या करेगा, एनर्जी भी रिलीज कर सकता है, तो उसको हम गामा डिके कहते हैं। गामा डिके में और भी कुछ चेंज होने का स्कोप नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी है। तो लेट से अपने पास ये x था, जो कि लेट से z और a था, ये किसी y में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि z और a के साथ हो, और साथ ही साथ क्या करेगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा। ये जो एनर्जी है वो गामा रेज होगी। गामा को कई बार हम लोग पार्टिकल कह देते हैं। जब हम इसको पार्टिकल कहेंगे तो बेसिकली ये फोटोन पार्टिकल्स होंगे, नॉट द मटेरियलिस्टिक पार्टिकल। सो गामा रेज को रिलीज करके ये स्टेबल न्यूक्लियस फॉर्म करता है। सो दीज आर द 3 डिके प्रोसेसेस दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। अपार्ट फ्रॉम दिस इक्वेशंस और डिकेज प्रोसेसेस, एक और इम्पोर्टेंट डिके प्रोसेस होता है जिसको हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड के कैप्चर। ये हालांकि काफ़ी रेयर होता है, बट इट इज़ देयर। सो लेट्स थिंक कि क्या के कैप्चर का मतलब क्या होता है। सो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर ऑर्बिट्स होते हैं, राइट। और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये भी हम लोगों ने बात कर ली। और ये इनसाइड वाला के सेल होता है, इस के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर एल सेल होता है, फिर और भी सेल होते हैं।
ऐसा हालांकि रेयरली होता है, बट इट हैपेंस इन सम केसेस कि ये जो के सेल का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस कैप्चर भी कर सकता है। सो अगर इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने कैप्चर कर लिया तो क्या होगा कि वो क्या करेगा, अपने एक प्रोटॉन को इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिला देगा। सो प्रोटॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया और इसको न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर सकता है। साथ में ही एक न्यूट्रिनो निकलेगा। तो के कैप्चर इक्वेशन में के सेल का, इसलिए के कैप्चर इसलिए कहते हैं कि के सेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस एब्जॉर्ब करेगा, तो प्रोटॉन उसके साथ मिंगल होगा, न्यूट्रॉन बनाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के इनसाइड में इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जा सकता है, स्टे नहीं करेगा, तो वो प्रोटॉन के साथ मिलकर के न्यूट्रॉन बनाएगा जो कि दूसरा न्यूक्लियन है और हैप्पीली रह लेगा, और प्लस न्यूट्रिनो निकलेगा उसको बैलेंस करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम कि कितना हीट निकलता है उसके साथ आ जाएगा। अगर इसको आप उस तरह से दिखाना चाहो कि रिएक्शंस पे क्या फ़र्क पड़ने वाला और रिएक्शंस कैसे आएंगे, तो ये Z और A होगा। इस केस में आप पाओगे कि Z की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, तो डॉटर एलिमेंट अगर जो Y बनता है तो वो Z-1 हो जाएगा, और ये A रहेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा न्यूक्लियंस में। साथ ही साथ न्यूट्रिनो निकलेगा और Q हीट निकलेगी, जो हीट निकलती है उस प्रोसेस पे। ओके, ऑफ कोर्स इसके साथ अपने को क्या दिखाना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को इसने कैप्चर किया है, तो इलेक्ट्रॉन को एक कैप्चर करा देंगे। तो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के बाद ये न्यूक्लियाई इस स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट इज स्टोरी ऑफ के कैप्चर। सो रेडियो एक्टिविटी के लिए ये जो प्रोसेसेस होती हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं और न्यूक्लियस को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो कि इन सभी केसेस में जो N/Z है वो रेशियो चेंज होगा और फेवरेबल केस के लिए चेंज होगा, सो दैट इट बिकम्स लेस देन और इक्वल टू 1.6 फॉर स्टेबिलिटी पर्पस। आफ्टर लर्निंग दोज डिके प्रोसेसेस, नाउ वी विल फोकस ऑन लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। तो डिके करने के लिए क्या इक्वेशन होती है और कैसे चलता है उसके बारे में लोग बात करेंगे। सो उसके लिए अगर एग्जांपल से चलेंगे तो बेटर रहेगा। लेट्स से अपने पास एक चैम्बर है या फिर एक सिस्टम है, या इस पर हमने न्यूक्लियाइज को कंसीडर किया है, तो इस पर न्यूक्लियाइज है जो कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस थे, और ये डिके हो रहा है, इसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स से कि लेट एट t equal to 0, when we start observing this, there were n naught number of total nuclei। तो इस पे जो न्यूक्लियाइज थी t equal to 0 पर वो n नॉट थे, और इसके बाद किसी t टाइम पर वो डिके कर करके उस न्यूक्लियाई की जो पॉपुलेशन है वो n बचती है, एंड एट t equal to t, any time t later on, number of undecayed nuclei, number of nuclei we can say, remains n. So n is the number of nuclei at any instant. So ये nomenclature अपने को समझना है। n will be indicating the total number of nuclei. n न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूक्लियाई की पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है, और कितने टाइम पर, किसी भी टाइम t पर, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू n है, जहाँ पर n नॉट कौन सी वैल्यू है, n नॉट इज दी ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल कितने थे, n नॉट, अब कितने बचते हैं अपने पास, n। सो इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियाई है वो डिके हुआ है, ओवर द टाइम डिके हुआ है, जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है वो डिके हुआ है। सो रेडियोएक्टिव लॉ जो है वो बेसिकली ये कहता है कि रेट ऑफ डिके होता है तो वो इंस्टेंटेनियस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो लॉ स्टेट्स रेट ऑफ radioactive decay is proportional to number of nuclei at that instant. So किसी भी इंस्टेंट पर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे उस पर डिपेंड करेगा। और रेट ऑफ डिके का मतलब हुआ dN/dt। dN/dt तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूक्लियाई का हुआ, माइनस लगा देंगे तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा ये रेट ऑफ डिके है। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाना पड़ेगा जिसको हम लेमडा बोलते हैं।
सो दिस इज़ द इक्वेशन फॉर रेडियो एक्टिव डिके। और ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। ये बताता है कि द रेट एट विच द न्यूक्लियाइज और जो इसके रेडियो एक्टिव डिके उसकी न्यूक्लियाई है वो डिक्रीज करती है, और n इज़ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट इंस्टेंट, एंड लेमडा दैट वी हैव इंट्रोड्यूस इज अ रेडियो ये डिके कांस्टेंट कहता है। सो लेमडा इज नोन एज डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट। और इसका यूनिट हम पकड़ सकते हैं, ये dn/dt है, वो n है, n से n कैंसिल हो गया तो ये आएगा अपना 1/सेकेंड। सो इसका यूनिट बनेगा पर सेकेंड, पर सेकेंड। और भी कोई टाइम का यूनिट ले सकते हो, बट पर सेकेंड ऐसा यूनिट में हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से भी बात पता चलती है कि अगर लेमडा की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब रेट ऑफ डिके ज़्यादा है, लेमडा की वैल्यू कम है तो रेट ऑफ डिके कम है। सो हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट सब्सटेंस के लिए लेमडा की वैल्यू अलग अलग रहने वाली है, और एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए वही रहने वाली है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कितने न्यूक्लियाइज हैं और उसका क्या वैल्यू है। सो लेमडा कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको डिके कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो एक तो इस इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और इसी को हम कई बार ए से लिखते हैं। दिस आल्सो रिटन बाय ए, दैट्स आल्सो कॉल्ड एक्टिविटी। एक्टिविटी, एक्टिविटी को ए लिख सकते हो। एक्टिविटी का मतलब होता है -dn/dt, विच इज बेसिकली लेमडा टाइम्स n। सो आपसे पूछता है कि व्हाट इज एक्टिविटी, दैट मीन्स यू कैन से लेमडा इंटू n, दैट्स अ एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिव डिके रेट भी कह सकते हो, दोनों एक ही मतलब है। अच्छा, अब अगर अपने पास ये सैंपल था जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, लेट्स से स्टार्ट विद दिस कि इनिशियली हमारे पास n0 थे, किसी भी टाइम पर हमारे पास n हो गए, तो अगर किसी t टाइम पर इस पर जो सस्टेन करने वाले वो n है, तो हम n एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसी इक्वेशन को यूज़ करके। सो वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन हाउ, -dn/n इधर ले आएंगे, ये बनेगा लेमडा इंटू dt। अगली लाइन में हम इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे। लेट्स से 0 से हमने स्टार्ट किया था टी टाइम पर, 0 पर कितने थे? n0 थे, इनिशियल टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और फाइनली n बच जाते हैं। इसको इंटीग्रेट करना अपने को आता है, ये बनेगा ln। अगर हम लोग डायरेक्टली लिखना चाहें तो ये बनेगा n/n0 इज इक्वल टू लेमडा इंटू टी। सो आप पाओगे कि n की वैल्यू, n/n0 की जो वैल्यू आ रही है, माइनस चला जाएगा और e रेस्ट पावर माइनस लेमडा टी के बराबर आ जाएगा। दैट मीन्स n is going to be equal to n0 e raised power minus lambda t. That's very important relation। ये आपको बताएगा कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कितने न्यूक्लियाई सर्वाइव कर रहे हैं। तो n इज़ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, और जो कि इनिशियली n0 थे, इस पर अगर हम t की वैल्यू को 0 रखते हैं तो n की वैल्यू n0 के बराबर आ जाती है। सो ये एक अपने लिए इम्पोर्टेंट इक्वेशन बनती है। सो दीज टू आर equations on which based you will find numerical questions in the examination। और ये जो डिके हो रहा है उसको भी अपने को याद रखना है। ये डिके जो है वो एक्सपोनेंशियल डिके है, एक्सपोनेंशियल है। इसका मतलब है कि अगर हम इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसा आएगा। सो लेट्स से वी प्लॉट अ ग्राफ, जिस ग्राफ में यहाँ पर n नंबर दे देते हैं और यहाँ पर t दे देते हैं। सो ये n वर्सेस t ग्राफ जो आने वाला है वो एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा। इनिशियली जब टाइम 0 था तो इस पर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 थे, फिर ये डिके करेगा, डिके करते करते इस तरह से चला जाएगा। टू बी प्रिसाइज, पहले ये फास्टर रेट से डिके करेगा, फिर इस तरह से चला जाएगा। इस पर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टाओ मतलब हाफ लाइफ टाइम क्या होगी, वो सारी चीज़ें अभी हम कैलकुलेट करके बात कर लेंगे। तो ये है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट इंस्टेंट। अगर कई बार आपसे पूछता है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट हैज़ बीन डिकेड, तो डिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और वी कैन से नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड। सो इसकी जो पॉपुलेशन आएगी वो टोटल n0 थे, उनमें से n को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये जो n0 है ये नंबर है बेसिकली, तो n0 माइनस n की जगह पर लिखेंगे n0 जो कि ओरिजिनल है, e रेस्ट पावर माइनस लेमडा टी आ जाएगा। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डिके हो गए वो n0 1 माइनस e रेस्ट पावर माइनस लेमडा टी इस ग्राफ, इस वाले फंक्शन से दिया जा सकता है। सो अगर आपसे पूछता है कितना डिके हो गया वो भी बता सकते हैं, कितना सर्वाइव कर रहा है वो ये भी बता सकते हैं। कौन सर्वाइव कर रहा है? न्यूक्लियाई। ओके,
Okay, apart from these two formulas और information, एक दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो इसी से रिलेटेड है, जैसे हाफ लाइफ. सो हाफ लाइफ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है. हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव, इसको हम टी हाफ से लिखते हैं. टी हाफ का मतलब हुआ हाफ लाइफ. और ये क्या इंडिकेट करता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो सैंपल आपने लिया था उसमें न्यूक्लियाई थे, तो वो न्यूक्लियाई जब डिके होते हैं एक एक करके, तो उनकी पॉपुलेशन कैसे डिके करती है, ये टोटल डिकेड पॉपुलेशन हम लोगों ने निकाला. सो कितने टाइम के बाद हाफ ऑफ द न्यूक्लियस डिके कर जाएंगे, उस टाइम को हम टी हाफ कहते हैं. तो टाइम इंटरवल इन विच नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई बिकम्स हाफ. तो शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, टाइम आफ्टर विच एक्टिव न्यूक्लियाई बिकम्स हाफ. सो अगर एन नॉट इनिशियली थे तो कितने टाइम के बाद एन नॉट बाई टू होते हैं. तो लेट्स से वो टी टाइम को हम टी हाफ बोलेंगे अगर उस टी टाइम के बाद एन की वैल्यू कितनी हो जाती है, एन नॉट बाई टू. सो एक्टिव न्यूक्लियाई अगर एन नॉट बाई टू हो गए तो उस टी को हम टी हाफ बोल देंगे. अपने पास एक फॉर्मूला था जिससे हम टी कैलकुलेट कर सकते थे, या फिर एन और टी का रिलेशन था. क्या था? वो ये था कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इज इक्वल टू ओरिजिनली टोटल नंबर्स ई रेस्ट पावर माइनस लेमडा इंटू टी. अब यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, एन की जगह पर एन नॉट बाई टू इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस्ट पावर माइनस लेमडा इन प्लेस ऑफ टी, टी हाफ. इसी टी हाफ को निकालना है अपने को. सो एन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने को मिल जाएगा ई रेस्ट पावर लेमडा इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 2. सो यहाँ से लेमडा इंटू टी हाफ का वैल्यू अपने को पता चल जा रहा है, दैट इज ln2. और बेसिकली टी हाफ की वैल्यू पता चल जाएगी. टी हाफ इज़ अ हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. दिस इज ln2 डिवाइड बाई लेमडा. और ln2 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 0.693 डिवाइडेड बाई लेमडा. सो एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है. और लेमडा की वैल्यू पर सेकेंड में अगर रखते हो तो ये सेकेंड में आ जाएगा. लेमडा की वैल्यू पर डे पर है तो डे पे आंसर आ जाएगा, पर और पर है तो और पे आंसर आ जाएगा. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा. वो आपको ये डिके कांस्टेंट देगा और आपसे टी हाफ के बारे में पूछेगा, तो आप बोलेंगे टी हाफ की वैल्यू 0.693 डिवाइड बाई लेमडा होता है. लेमडा आपको बताया जाएगा और अपने को पता चल जाएगा कि टी हाफ कितना जा रहा है. अच्छा, इसको अगर हम समझना चाहें तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि लेट्स अपने पास एन नॉट नंबर न्यूक्लियाई थे और एक टी हाफ टाइम गया, 1 टी हाफ टाइम गया, तो टी हाफ टाइम के पास इसके पास कितने बचेंगे, एन नॉट बाई टू बचेंगे. अगर सपोज कर लीजिए एक और टी हाफ टाइम आपने पास कर दिया तो कितना बचेंगे, एन नॉट बाई टू, इसका हाफ बचेगा तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, इजंट इट. और यानी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया. अगर फिर से एक टी हाफ टाइम आपने पास कर दिया तो ये एन नॉट बाई टू क्यूब आ जाएगा. इस तरह से चलते चलते अगर हम nth टाइम पर जाएंगे तो क्या ये एन नॉट डिवाइड बाई टू रेस्ट पावर एन हो जाएगा. सो कई बार आपसे पूछेगा कि एन नंबर ऑफ टी हाफ लिए हैं, तो ये फर्स्ट टी हाफ था, ये सेकेंड टी हाफ था, ये थर्ड टी हाफ था और ये nth टी हाफ था. थर्ड टी हाफ के बाद 2 रेस्ट पावर 3 हो जाता है. यानी इस समय थर्ड टी हाफ के बाद कितना पॉपुलेशन बचेगा, एन नॉट बाई 8. और एंड के बाद कितना बचेगा, एन नॉट अपॉन 2 रेस्ट पावर एन. तो इसका मतलब हर टी हाफ के बाद, हाफ लाइफ के बाद ये हाफ होता चला जाता है. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. कई बार ऐसा पूछता है कि 3 हाफ लाइफ के बाद बताइए कितनी पॉपुलेशन बचेगी, तो हम 2 रेस्ट पावर 3 से डिवाइड करते हैं. हाफ लाइफ के बाद एक दूसरा टर्म आता है जिसको हम एवरेज लाइफ या मीन लाइफ कहते हैं. तो मीन लाइफ विच इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज लाइफ, इसको हम लोग टी एवरेज से लिखेंगे, टी एवरेज. इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सो लेट्स डिफाइन इट. ये वो टाइम होता है जो ओवरऑल जितने भी अपने पास न्यूक्लियाई हैं सभी की टोटल एजेस को सम करके एवरेज कैलकुलेट करते हैं.
मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, टी एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई, सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल न्यूक्लियाई। सैंपल में आपके पास जितने न्यूक्लियाई थे सभी की जितनी एज है उस एज को आप ऐड करो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से डिवाइड करो, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से डिवाइड कर देते हैं। तो सभी की टोटल एज डिवाइड बाय टोटल नंबर, दैट्स एवरेज लाइफ। सो इसको अगर हम लिखना चाहें मैथमेटिकली तो ऐसा लिखेंगे इंटीग्रेशन टी डी एन। सो डी एन का अगर टाइम लाइफ टाइम टी है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। एवरेज निकालने का अपने पास यही फंडा होता है। ये डी एन के टर्म में रहेगा। अब डी एन को हम चाहें तो उसके टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, डी टी के टर्म में। ये तो अपने पास एन नॉट आएगा ही जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको हम लिख सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी टी और डी एन डिवाइड बाई ये एन नॉट के बराबर हो जाएगा। टू बी प्रिसाइज ये जो डी एन है वो क्या है, डी एन बेसिकली होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो टी टाइम में डिके कर गए। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिके का फॉर्मूला बताया था, तो डिके के लिए कितने थे, डिकेड न्यूक्लियाई, उसकी पॉपुलेशन थी एन नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस लेमडा टी, और इसी का डी लगाने के बाद ये डिकेड वाला ही बता रहा है बेसिकली। तो इस पर अगर हम डी लगा देंगे तो ये डी एन बन जाएगा हमारे लिए। तो डी एन की वैल्यू बेसिकली डी ऑफ दिस एन नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पावर लेमडा टी है। अगर इसको अप्लाई करोगे तो ये एन नॉट बाहर आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, एक माइनस आएगा। ई रेस्ट पावर माइनस लेमडा टी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वही आएगा, एक माइनस लेमडा और आएगा और डी टी हो जाएगा। तो बेसिकली जो डी एन अपने को यूज़ करना है वो डिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज हैं, उसकी पॉपुलेशन आ जाएगी एन नॉट लेमडा ई रेस्ट पावर माइनस लेमडा टी डी टी। और अपने को टी एवरेज यहाँ से कैलकुलेट हो सकता है। तो टी एवरेज की जो वैल्यू आएगी दैट कुड बी रिटन एज इंटीग्रेशन टी इंटू डी एन, प्लेस ऑफ डी एन वी आर राइट एन नॉट लेमडा ई रेस्ट पावर माइनस लेमडा टी डी टी डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एन नॉट जो कि ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब देखो एन नॉट कॉन्स्टेंट है जो कि बाहर निकलेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेमडा कॉन्स्टेंट है उसको भी बाहर निकाल सकते हैं, और अपने पास बच रहा है इंटीग्रेशन टी ई रेस्ट पावर माइनस लेमडा इंटू टी डी टी। और ये टी का एक इंटीग्रेशन है जिसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं बाई पार्ट्स लगा करके। और इसमें हमको चाहिए था टोटल न्यूक्लियाइज की टोटल एज। तो कोई न्यूक्लियाई इमीडिएटली डिके करता है, कोई कुछ समय बाद करेगा, कोई बहुत समय बाद करेगा। तो अगर सबका सम करना है तो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक करेंगे। जब आप 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप पाओगे कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रहेगा। अगर आप जानते हो तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, अगर नहीं जानते तो आप इसको याद भी रख सकते हैं कि इसका जो फाइनल आंसर आता है ये 1 लेमडा के बराबर आता है। और इन केस यू नो इंटीग्रेशन यू शुड प्रूफ इट। और अल्टीमेटली आपको जो याद रखना कि एवरेज लाइफ और मीन लाइफ इज बेसिकली 1 लेमडा। सो एग्ज़ाम में कई बार आपसे पूछेगा कि बताइए मीन लाइफ या एवरेज लाइफ किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की कितनी है, आपको लेमडा देगा। तो 1 बाई लेमडा इज द एवरेज और मीन लाइफ, वेयर एज 0.693 बाई लेमडा इज हाफ लाइफ टाइम। तो ये हाफ लाइफ टाइम है, वो मीन लाइफ है। दोनों में रिलेशन भी आपसे पूछ सकता है, आप रिलेशन बता सकते हो, और अलग अलग भी वैल्यूज पूछ सकता है, वो भी आप बता सकते हो। तो ये रेडियोएक्टिव डिके हैं, उससे रिलेटेड लॉज हैं, और पर्टिकुलरली हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ दे आर इम्पोर्टेंट अलॉन्ग विद दीज एक्सप्रेशंस कि रेडियोएक्टिव लॉ क्या होता है और नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई किसी भी इंस्टेंट पर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। फाइन, वेल विद दिस रेडियोएक्टिव लॉ और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होते हैं। एक रिएक्शन से रिलेटेड पॉइंट है, वो मैं एज ए एग्जांपल डिटेल में बता देता हूँ कि कई बार आपसे रिएक्शन दे करके क्यू वैल्यू को कैलकुलेट करने की बात करता है। तो क्यू वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन, ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे निकालते हैं क्यू वैल्यू, अभी आपको एक एग्जांपल में मैंने बताया था जिसमें अल्फा डिके देखा था, और उसी का जनरल वर्जन भी बता देते हैं
क्योंकि किसी भी रिएक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी वैलिड होता है, एनर्जी को भी हम बैलेंस करते हैं दोनों तरफ, और एनर्जी को ना बैलेंस करके रादर हम मास एनर्जी को बैलेंस करते हैं, दैट्स मेन पॉइंट। सो क्या क्या बैलेंस करते हैं वो भी हम देखेंगे। लेट्स से अपने पास एक न्यूक्लियस ए है और ऐसा बोलेगा कि इसके पास कुछ वेलोसिटी थी, बी न्यूक्लियस से मिला जो कि रेस्ट पे था, और इसके बाद ये दोनों मिलने के बाद तो ये रिएक्टेंट्स काइंड ऑफ स्टफ है और अपने को कुछ सी और डी बनाता है। तो ये सी बना जो बी मूव कर रहा है, और कोई डी बना वो भी मूव कर रहा है, और फिर कितना हीट निकलेगा क्यू वैल्यू के बारे में पता करना है। तो प्लस हीट आएगी और कुछ हीट निकल रही, इसी हीट को हम क्यू कहते हैं। फर्स्ट के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए लिखेंगे, सी के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी लिखेंगे, डी के पास जो काइनेटिक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ डी लिखेंगे, और इनके मासेस को एम ए एम बी एम सी एम डी से लिखेंगे। ये मैंने क्रूड फॉर्म पे दिखाया है। इक्वेशन फॉर्म में ऐसा होगा ए प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू सी प्लस डी, दे आर सी एंड डी आर द डॉटर एलिमेंट्स एंड दिस क्यू वैल्यू। सो क्यू वैल्यू को निकालने का अपने पास एक तरीका था, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर कंजर्वेशन लॉज कौन कौन से लग रहे होते हैं, तो एक तो चार्ज कंजर्वेशन होता है, ये आपको याद रखना है, चार्ज कंजर्वेशन दैट हैज़ टू बी होल्ड गुड। दूसरा क्या होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, और अगर उसके भाषा में लिखें तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आएगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी उसको भी लगा सकते हो। और तीसरा जो होता है वो मास एनर्जी कंजर्वेशन होता है, मास एनर्जी कंजर्वेशन। सो इट्स नॉट द मास दैट इज कंजर्व। वो आपने देखा कि रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर नहीं आता है, इनफैक्ट डिफरेंस होता है। तो मास इज नॉट कंजर्व, नाइदर द एनर्जी इज कंजर्व। व्हाट इज कंजर्व इज द मास एनर्जी टुगेदर, दैट इज कंजर्व। तो व्हाट इज द मास एनर्जी? मास एनर्जी को हम लोग कैसे लिखते हैं? कभी अगर आपको मास एनर्जी लिखना पड़े, कई बार आपसे पूछेगा बताइए व्हाट इज द मास एनर्जी। सो मास एनर्जी का मतलब होता है एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर, जहाँ पर एम नॉट क्या होता है, रेस्ट मास होता है। तो रेस्ट मास आपको बताया जाएगा, तो रेस्ट मास इंटू सी स्क्वायर कर देंगे प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो मास एनर्जी का मतलब हुआ दिस इज द रेस्ट मास एनर्जी और दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। तो रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज कॉल्ड मास एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम। तो जैसे ए के पास काइनेटिक एनर्जी है तो इसका रेस्ट मास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी लिखा जाएगा। इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा तो जो भी मास एनर्जी है वो रेस्ट मास एनर्जी है, यानी कि अगर रेस्ट पर है तब भी उसके पास एनर्जी होती है एम सी स्क्वायर, अगर मूव कर रहा है तो वो उतना एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। तो इसके लिए हम रेस्ट मास एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। जब हम रेस्ट मास एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर हम वो लिखना चाहें तो इसके अकॉर्डिंग अपने को क्या मिलेगा, ये कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लगा रहे हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन आपको लगाना आता है, चार्ज कंजर्वेशन आपको लगाना आता है, तो वो आप लगा सकते हो। सो ये नया कंजर्वेशन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लिखोगे मास ऑफ ए इंटू सी स्क्वायर, दैट इज रेस्ट मास ऑफ ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, क्योंकि ये मूव कर रहा है तो दैट्स टोटल एनर्जी ऑफ ए। प्लस बी पर आएंगे, बी के पास टोटल मास एनर्जी कितना होगा, एम बी सी स्क्वायर, और सिंस उसको मैंने रेस्ट पे बोला था इसलिए वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर वो भी मूव करेगा तो उसकी भी हम एनर्जी लिखेंगे, इज इक्वल टू सी के पास आते हैं तो मास ऑफ सी इंटू सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी। डी के पास आते हैं मास ऑफ डी सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डी। दिस इज व्हाट वी कैन अप्लाई। सो फ्रॉम हियर वी विल फाइंड कि ये मास एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है। किसी भी रिएक्शन के लिए हम ये लगाएंगे, रेस्ट मास इंटू सी स्क्वायर प्लस अगर काइनेटिक एनर्जी है तो वो लिखने का। इससे अपने को इसको हम रीराइट भी कर सकते हैं। तो इसको जब रीराइट करोगे तो आपको मिलेगा, लेट्स से कि ये मास एनर्जी को एक तरफ लेके आते हैं जो रेस्ट मास एनर्जी है, तो उससे अपने को पता चलेगा मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, माइनस में मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी मिलेगा, और इसके साथ होल का हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
उस साइड अगर आप ले जाओगे तो ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। इसका मतलब है ये जो रेस्ट मास एनर्जी का डिफरेंस है, इसी को हम क्यू वैल्यू कहते थे, अगर आपको याद हो, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर, सो दैट बिकम्स द क्यू वैल्यू। सो क्यू वैल्यू इज बेसिकली दिस विच इज आल्सो इक्वल टू दिस। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि दिस इज आल्सो इक्वल टू क्यू वैल्यू। सो आपको क्यू वैल्यू कभी निकालना हो तो अपने पास दो तरीके हैं निकालने के लिए। वन, या तो उसके रिएक्टेंट्स का मास निकालो, प्रोडक्ट्स का मास निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्यू वैल्यू को इंडिकेट करता है। दूसरा तरीका क्या होगा, रिएक्टेंट्स के जो अपने पास प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी लिखो और रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी लिखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी के सब्ट्रैक्शन से भी क्यू वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। तो कई बार क्या होगा कि वो आपको वेलोसिटीज देगा, सो उससे हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे और सबकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी के चेंज को निकालेंगे, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द क्यू वैल्यू विच इज आल्सो इक्वल टू दिस डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। सो दैट्स अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हाउ वी कैन फाइंड द क्यू वैल्यू ऑफ एनी रिएक्शन। सो कोई भी अगर न्यूक्लियर रिएक्शन आपको दी जाती है तो उस पर माइंडेड कि हम चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं, जरूरत पड़ेगी तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को लगाएंगे और मास एनर्जी कंजर्वेशन को निकालेंगे। और दूसरा पॉइंट ये आपको याद रखना, व्हाट इज द मास एनर्जी। मास एनर्जी कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, वन इज द रेस्ट मास एनर्जी प्लस द काइनेटिक एनर्जी। ओके, so with this the important aspects of nuclear physics has been completed, so make proper note and revise it. Thank you everyone.